हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में आज आपकी छठी क्लास है। तो आपकी ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बिहार का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने बिहार की हिस्ट्री को समझा था। बिहार की हिस्ट्री को हमने 3 भाग में बांटकर पढ़ा है: प्राचीन काल का बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक काल का बिहार। तो बिहार की हिस्ट्री के बाद हमने बिहार के भूगोल को समझा है और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी के बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप इस मैगजीन का इंडेक्स देख सकते हैं। ये इस मैगजीन का इंडेक्स है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था आपका बिहार सामान्य परिचय, जो हमारा हो चुका है। दूसरा चैप्टर था बिहार का इतिहास, तो ये भी हमारा सारा कवर हो चुका है। इस पर आपकी 3 क्लासेस आई हैं। फिर नेक्स्ट था बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल भी हमारा कवर हो चुका है। आपको इस बिहार के भूगोल पर सिर्फ एक वीडियो में ये सब कवर कर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार की इकोनॉमी के बारे में। तो बिहार की इकोनॉमी में बेसिकली हमें पढ़ना है कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। तो ये सारे टॉपिक आज की आपकी इस क्लास में कवर हो जाएंगे, इसीलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासेस को भी कवर कर लें। और आज की क्लास में हम बिहार की इकोनॉमी को कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप इस मैगजीन की PDF लेना चाहते हैं तो आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम कवर करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी। सबसे पहले हम बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। तो 96% भूभाग बिहार का मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में 19.2% योगदान है। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं 54.2% है, जबकि कुल अकृषीय भूमि 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सकल फसल क्षेत्र कितना है, शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, फसल सघनता कितनी है। तो 144% यहाँ पर फसल सघनता है। देखिए, बात करें अगर बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार की, तो बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले है आपकी रबी फसल। रबी फसल बेसिकली अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रबी फसल के बाद है आपकी खरीफ फसल। खरीफ फसल बेसिकली जून और जुलाई माह में बोई जाती है, नवंबर और दिसंबर माह में काट ली जाती है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपकी जायद फसल। जायद फसल देखिए, यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल और मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल के उदाहरण हैं मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है इन फसलों के बारे में, कौन सी फसल किसका उदाहरण है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल, धान है। दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले। तो आपको याद रखना है कौन सी फसल कहां पर उगाई जाती है। देखिए, सबसे पहले फसल है आपकी चावल। तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले। देखिए, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, रोहतास जिले में होता है बिहार के, और पश्चिमी चंपारण जिले में होता है। गेहूं कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, रोहतास जिले में और बेगूसराय में होता है।
मक्का कहाँ पर होती है? कटिहार और अररिया में होती है। दलहन कहाँ पर होती है? पटना और जहानाबाद में सबसे ज़्यादा दलहन होती है। तो ये है सर्वाधिक उत्पादन और उत्पादकता वाले ज़िले जिनको आपको याद रखना है। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल क्रमशः केला, आम और अमरूद हैं। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ होता है, तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले में होता है, इसको आपको याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। तो गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण में। इन पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 2011-12 में मिला था चावल के लिए, 2012-13 में मिला था गेहूं के लिए, 2015-16 में मिला था मक्का के लिए, 2016-17 में मक्का के लिए, 2017-18 में गेहूं के लिए मिला था। तो ये आपको याद रखना है कौन से वर्ष किस चीज़ के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 के लिए बनाया गया था, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 के लिए और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 के लिए बनाया गया था। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। देखिए, अभी तक 3 कृषि रोड मैप हमने देखे, तो चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। बात करते हैं सिंचाई की। देखिए, सिंचाई के बारे में बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं हैं। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। बात करते हैं पशुपालन की। देखिए, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% दर से वृद्धि हुई है। देखिए, वर्ष 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति तो आप देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है? 115.01 लाख टन। अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन आप देख सकते हैं 2020-21 में 6.83 लाख टन हुआ है। बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत और अग्रणी जिले भी आप देख सकते हैं। देखिए, गाय और बैल आपका पूर्णिया में, भैंस आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी, बकरी अररिया में ज़्यादा मिलती हैं, मुर्गी और बत्तख कटिहार में मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अभी खनिज की। तो अभी तक हमने कृषि, पशुपालन और आपका पशुओं के बारे में देखा। अभी हम बात करेंगे खनिज के बारे में। बेसिकली ये खनिज है। देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। देखिए, बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व, तो आपको पता है कि झारखंड राज्य पहले बिहार का पार्ट था। तो बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था, जब तक झारखंड बिहार का पार्ट था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाते हैं। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है, क्योंकि झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया है।
देखिए, वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यकरम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि बिहार में धारवाड़ और विंध्यकरम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बिहार के दक्षिणी सीमा, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि हैं। तो ये बेसिकली बिहार में पाए जाने वाले खनिज हैं। चलिए बात करते हैं खनिज और उनके उत्पादक जिलों की। तो कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, कौन से ज़िले में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहला खनिज है चूना पत्थर, जो कि रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में आपका चूना पत्थर मिलता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। रोहतास जिले में क्योंकि चूना पत्थर खनिज ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए रोहतास में आपका सीमेंट कारखाना भी मिलेगा, क्योंकि सीमेंट उद्योग का यह प्रमुख कच्चा माल होता है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये है आपका चूना पत्थर के बारे में। नेक्स्ट खनिज है आपका पायराइट। देखिए, पायराइट भी आपका रोहतास में मिलता है। रोहतास में स्पेशली अमझोर एवं बंजारी क्षेत्र में ये पाया जाता है। बात करते हैं पायराइट की विशेषता की, तो भारत के कुल भंडार का 95% ये बिहार में मिलता है। पायराइट 95% पूरे भारत का ये बिहार में मिलता है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। नेक्स्ट खनिज है आपका अभ्रक। अभ्रक आपका नवादा, गया, जमुई, मुंगेर जिले में पाया जाता है और विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट आपका मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों, जमुई, गया आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का उपयोग वृहद रूप से होता है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, बॉक्साइट के बाद नेक्स्ट खनिज है आपका सोना। सोना बेसिकली जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर सोरा, सोरा आपका सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में पाया जाता है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपका जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम गया और नवादा जिलों में पाया जाता है। इसकी विशेषता ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से यह बहुमूल्य होता है यूरेनियम। नेक्स्ट है स्लेट। स्लेट मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी से क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग बेसिकली सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है, स्लेट का प्रयोग। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज गया और मुंगेर जिले में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस बेसिकली मुंगेर जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। तो एस्बेस्टस का यूज़ बेसिकली क्योंकि यह आग नहीं लगती है इसमें, इसीलिए इसका यूज़ फायर फाइटर्स के कपड़ों बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है गैलेना। गैलेना बांका जिले में पाया जाता है और गैलेना का उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में पाई जाती है और ईंधन के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके प्रमुख खनिज जो कि आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा।
तो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट घंटा रहा। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले क्रमशः पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर रहे हैं। बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत हैं, एक उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एक दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल विद्युत परियोजना और उनके जिला और उनका उत्पादन की कितना करता है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। फिर है आपकी कोसी जल विद्युत परियोजना, ये आपकी सुपौल जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है आपकी त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट है आपका बेलसार लघु जल विद्युत, तो ये अरवल जिले में है। तो इस प्रकार से इनको देखा जा सकता है। देखिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिए उत्तरदायी है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, तो ताप विद्युत केंद्र और उनका जिला कौन सा है या कौन से स्थान पर है। पहला है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो कि पटना में है। फिर है बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो कि बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट है बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर जिले में है। नेक्स्ट है नबीनगर ताप विद्युत परियोजना, ये औरंगाबाद में है। तो यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं। देखिए बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। बिहार सरकार के 7 निश्चय हैं, जिसमें से 01 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य है हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। देखिए बिहार सरकार के टोटल 7 लक्ष्य हैं, जिनमें से एक लक्ष्य क्या है, हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को, इस लक्ष्य को प्राप्त बेसिकली वहां पर कर लिया गया है। चलिए ऊर्जा के बाद बात करते हैं उद्योग के बारे में। देखिए अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का प्रकर्म है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं। सबसे पहले है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू अवस्था में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख टन कुंटल है। बात करें अगर दुग्ध उद्योग की, देखिए दुग्ध उद्योग, बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। चलिए बात करते हैं जूट उद्योग की। देखिए बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित हैं। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो ये आपको याद रखना है कि जूट उत्पादन में इंडिया के अंदर बिहार का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का है। बात करते हैं वस्त्र और रेशम उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। देखिए रेशम 2020-21 में उत्पादन और क्षेत्र, तो मलबरी रेशम 2 टन उत्पादन हुआ था। कौन कौन से जिलों में, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तसर और अंडी, ये रेशम के प्रकार हैं बेसिकली। बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर और बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं।
बात करते हैं कृषि उत्पाद उद्योग की। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की वृद्धि संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि रोडमैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम, तो यहाँ पर कुछ उद्योग हैं और उनके स्थान हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी जिले में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बरौनी में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण जिले में है और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण जिले में है। देखिए, ये बिहार राज्य के अधीन कुछ औद्योगिक उपक्रम हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, तो ये देख सकते हैं। चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है? पटना, मुजफ्फरपुर में। चीनी उत्पादन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण में होता है। कागज उत्पादन कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, प्लाईवुड ये हाजीपुर, पूर्णिया, घटना। तेल शोधन बरौनी, बेगूसराय में होता है। कालीन कहाँ पर? कालीन औरंगाबाद, ओबरा की में फेमस है। ठीक है, यहाँ पर इनका उत्पादन होता है। देखिए, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बेडा की स्थापना 1974 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित हैं। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। चलिए बात करते हैं बिहार के परिवहन के बारे में। देखिए, बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन की, तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल हाईवे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे की लंबाई है। प्रांतीय राजमार्ग, इनको कोई नहीं पूछने वाला है, बस आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में 3रा है। ये आपको याद रखना है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना है। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला शिवहर है। चलिए बात करते हैं रेल परिवहन की। देखिए, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, ये बेसिकली 4 मंडल हैं। देखिए, भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। बिहार का एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पर है? हाजीपुर में है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। चलिए बात करते हैं बिहार में वायु परिवहन की। तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डों की बात करें, देखिए एक है आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गया में है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देख सकते हैं ये घरेलू हवाई अड्डे हैं, दरभंगा, जोगबनी, रक्सौल हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर, चूनापुर हवाई अड्डा, तो ये सारे बिहार के हवाई अड्डे हैं। चलिए बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम
से जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक वृहद भाग बिहार से होकर यानी कि बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, एक बरारी घाट से महादेवपुर घाट, एक मोकामा से बरौनी। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल, वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है, क्योंकि सड़क, रेल, वायु परिवहन ज़्यादा सुलभ होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने बिहार की इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा और बिहार की इकोनॉमी यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है बिहार में पर्यटन। तो यहाँ पर आपकी बिहार की इकोनॉमी समाप्त हो जाती है। अभी नेक्स्ट है आपका बिहार में पर्यटन। चलिए बिहार में पर्यटन को भी अभी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका बिहार में पर्यटन। तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन का लोगो बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार है। तो ये आपको याद रखना है, ये बिहार टूरिज्म, बिहार में पर्यटन का लोगो है, बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है आपका बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप आदि। तो बौद्ध सर्किट के अंदर भगवान बुद्ध के जो उच्च महत्व वाले पवित्र स्थल हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ है? ये गया जिले में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये राजगीर नालंदा जिले में है। बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में है। सुजातागढ़ स्तूप गया में है। अशोक स्तंभ वैशाली में है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। तो यहाँ पर आप इनको याद रख सकते हैं। ये था आपका बौद्ध सर्किट। नेक्स्ट है आपका जैन सर्किट। चलिए जैन सर्किट को देखते हैं। तो बिहार 12वें तीर्थकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। देखिए, जल मंदिर बिहार में पावापुरी नालंदा में है। जैन मंदिर लछुआर जमुई में है। जैन मंदिर कुंडलपुर में है और जैन मंदिर आपके कुंडग्राम वैशाली नालंदा में भी हैं। नेक्स्ट है आपका रामायण सर्किट। देखिए, रामायण सर्किट तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करें अगर सीता कुंड की, तो सीता कुंड बिहार के सीतामढ़ी जिले में है। सिंहेश्वर स्थान सहरसा में है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। आहिल्या स्थान दरभंगा में है। रामशिला और प्रेतशिला ये गया में है। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सिख सर्किट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिहार में हर धर्म से रिलेटेड दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। तो बिहार में पर्यटन की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। देखिए, सिख सर्किट की बात करते हैं तो बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रही है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तख्त श्री हरिमिंदर जी, ये पटना साहिब, ये पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग, कंगन घाट, प्रकाश पुंज, गुरुद्वारा हांडी साहिब, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली पटना के अंदर है। गुरु नानक कुंड कहाँ है? ये राजगीर में है। नेक्स्ट है आपका सूफी सर्किट। चलिए बात करते हैं सूफी सर्किट के बारे में। देखिए, बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। मनेर शरीफ पटना में है। अमजर शरीफ औरंगाबाद में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम रोहतास में है। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये आपको याद रखना है, सासाराम रोहतास में है। नेक्स्ट है बड़ी दरगाह जो कि नालंदा में है। चलिए बात करते हैं इको सर्किट की।
देखिए, बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। तो इसी को बेसिकली इको सर्किट कहा जाता है। देखिए, इको सर्किट किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये पर्यावरण से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले में है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद जिले में है। घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में है। कांवर झील आपका बेगूसराय जिले में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। तेलहंड कुंड कैमूर में है। ककोलत झरना नवादा जिले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ सर्किट जो कि बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं अभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। तो इनको आपको याद रखना है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में बिहार के 2 स्थल शामिल हैं। कौन सा? सबसे पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, बोध गया में है, जो कि ये आपका 2002 में इसको शामिल किया गया था। तो महाबोधि मंदिर। दूसरा है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जो कि नालंदा में है, इसको 2016 में शामिल किया गया था। देखिए, महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नालंदा महाविहार की। देखिए, नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में बिहार के 2 स्थल महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार, इनको आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो बिहार में पर्यटन था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा टू द पॉइंट छोटी चीज़ें दी गई हैं, शॉर्ट में चीज़ों को दिया गया है, इसीलिए हमने इसको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट है आपका बिहार की जनगणना, तो ये भी शॉर्ट में दिया गया है। चलो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बिहार की जनगणना के बारे में बात करते हैं तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। तो तीसरे नंबर पर भारत के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य आता है? बिहार आता है। आपको याद रखना है, बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में तीसरा स्थान है। देख सकते हैं यहाँ पर, और पहला और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है। देखिए, बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बिहार और भारत की यहाँ पर आप तुलना कर देख सकते हैं। कुल जनसंख्या बिहार में 10.41 करोड़ आप देख पा रहे हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और भारत की कुल जनसंख्या यहाँ पर 121.06 करोड़ है। देखिए, अभी तो ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बात हम 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ परसेंटेज दिया गया है, तो इनको आपको देख लेना है। देखिए, ये साक्षरता दर की बात है, तो अगर बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है, जबकि भारत का है, टोटल भारत का 73% है। यहाँ पर आप पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर भी देख सकते हैं। देखिए, इन सबको आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ भी सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो बिहार 2011 जनगणना से संबंधित यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पर आपको चीज़ों को याद करना है। देखिए, सबसे पहले है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले आपको बताने हैं बिहार के। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। प्रथम स्थान पर आपका पश्चिमी चंपारण आता है, दूसरे स्थान पर गया, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण आता है। अगर बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिलों की, तो यह है आपका शिवहर,
अरवल, शेखपुरा। इस टेबल को तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले आपको बताने हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। यहाँ पर इनकी रैंक भी दी गई है, ये प्रथम स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। इसके बाद शिवहर और अरवल का स्थान आता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले आपको बताने हैं, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले हैं अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, गोपालगंज, सिवान, सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना और दरभंगा हैं। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले की बात करें तो पटना, मुंगेर, भागलपुर हैं। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर और बांका, मधुबनी, कैमूर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार की कौन से ज़िले की है? रोहतास जिले की है। फिर पटना और भोजपुर का नंबर आता है। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले आपका पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है, सीतामढ़ी और कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले आपका रोहतास, भोजपुर, बक्सर हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, मुंगेर, पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया है। तो इस टेबल को आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, चाहे किसी भी ट्रिक से आप इसको याद करें, लेकिन आपको इसको याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कैमूर, पटना, मुंगेर हैं। सबसे कम शहरी साक्षरता शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो गया, नवादा, औरंगाबाद है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई हैं। और सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आज हमने काफ़ी सारे 3 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। बिहार की इकोनॉमी को हमने देखा, बिहार में पर्यटन को हमने देखा और लास्ट में बिहार की जनगणना को 2011 के अकॉर्डिंग हमने देखा। तो यहाँ पर आपका ये 3 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की पॉलिटी को लेकर आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बिहार की पॉलिटी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास को एंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल @PCS Mind को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ इस मैगजीन की PDF को शेयर कर दिया गया है। तो अगर आप इस मैगजीन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, मैं वहाँ पर इसको पिन कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर बिहार की राज्य व्यवस्था की एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।